दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं लोकसभा चुनाव में हरियाणा की भूमिका को लेकर। लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी डिक्लेयर हो सकता है, यानी कि आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 14 या 15 मार्च को चुनाव आचार संहिता लग सकती है और तभी ही चुनावों की तिथियां डिक्लेयर हो जाएंगी। जिस मुद्दे पर आपके साथ मैं हूं वो ये है कि हरियाणा की इन लोकसभा चुनावों में क्या भूमिका रह सकती है। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में हुए, उन चुनाव के अंदर हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल ने और 1 सीट जीती थी कांग्रेस ने। और अब जब 2024 के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन कहें या दोनों प्रमुख पार्टियां कह लें, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने टिकट का ऐलान नहीं किया है। केवल कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है और आम आदमी पार्टी ने वहां से सुशील गुप्ता को अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बाकी 9 सीटों के लिए कांग्रेस में मंथन का दौर है, 10 सीटों के लिए बीजेपी के अंदर मंथन का दौर है। बीजेपी में मंथन ये भी है कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में कैसे चलना है। और इन सब के बीच में आपसे लगातार चर्चा करता रहता हूं कि कौन सी लोकसभा पर क्या स्थिति रह सकती है, कौन सी पार्टी की। मैंने पिछले दिनों आपको कुरुक्षेत्र के बारे में बताया था कि वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल क्या कर सकता है, उसे किस प्रकार फायदा मिल सकता है। आज आपसे मैं बात करने चला हूं कि सोनीपत की लोकसभा सीट, जहां से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाजपा के सांसद रमेश चंद्र कौशिक चुनाव जीते। सोनीपत संसदीय सीट ऐसी है कि जब से ये अस्तित्व में आई है, मात्र 3 बार यहां से 12 बार चुनाव हुआ, मात्र 3 बार यहां से ब्राह्मण सांसद बने और 9 बार सांसद बने जाट समाज के लोग। जो ब्राह्मण सांसद बने 3 बार, उसमें देखें तो 1996 के अंदर चुनाव जीते थे डॉक्टर अरविंद शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी लड़ते हुए। उन्होंने हराया था, उस समय समता पार्टी हुआ करती थी, चौधरी देवीलाल की पार्टी, जो आज इंडियन नेशनल लोकदल है। रिजक राम प्रत्याशी थे समता पार्टी के और निर्दलीय चुनाव मैदान में आए थे अरविंद शर्मा, और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लगभग 50,000 वोटों से हरा दिया था समता पार्टी के प्रत्याशी को। और 2 बार चुनाव 2014 और 2019 में चुनाव जीते यहां से पंडित जो आजकल सांसद है रमेश चंद्र कौशिक। इसके अलावा हमेशा यहां से जो सांसद बने वो जाट समाज के लोग बने। 3 बार लगातार यहां से सांसद बने किशन सिंह सांगवान, धर्मपाल मलिक यहां से चुनाव लड़े, बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में हराया। और सोनीपत की सीट ऐसी है कि एक बार यहां पर चौधरी चरण सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। तो उस सोनीपत सीट पर पिछला जो चुनाव था 2019 का, उस 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से। बहुत ही हॉट सीट थी सोनीपत की, और हुड्डा जी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने सांसद थे जो आज भी सांसद है रमेश चंद्र कौशिक, जो 2014 में भी जीते थे। और हुड्डा जी का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में आ गए थे जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला। मान लें 2 ऐसे फैक्टर थे कि जिससे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे। पहला फैक्टर तो मैं मानूंगा कि दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने लगभग 50-60 हज़ार वोट ले लिए, जाट समाज के वोट जो काट लिए। और दूसरा फैक्टर वहां पर बना कि जींद जिले की 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जींद, सफीदो और जुलाना, और उन 3 विधानसभा सीटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 1 लाख वोट से हारे। और इन दोनों को जोड़ लें तो यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार का एक आंकड़ा था। और अब जब 2024 की तैयारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी किसको ला रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। रमेश चंद्र कौशिक जी पर दोबारा दाव खेला जाएगा या उनका टिकट कटेगा। संभावनाएं तो ये है कि रमेश चंद्र कौशिक पर भाजपा शायद दाव ना खेले, कोई नया प्रत्याशी हो। और कांग्रेस से प्रत्याशी कौन हो ये सब कुछ तय करता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि उसके अंदर जो कांग्रेस का पैनल बनने की बात चली, उसमें प्रमुखता अब की बार भी जाट प्रत्याशी को है। लेकिन क्या जाट प्रत्याशी, कांग्रेस का जाट प्रत्याशी कांग्रेस की नैया पार कर पाएगा? मैंने आपको बताया कि 2 फैक्टर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार के। अगर आप जातिगत समीकरण पे पहले चढ़ें तो आप माने कि
जो सोनीपत संसदीय क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य है। लगभग 6 लाख, पौने 6 लाख यहाँ पर जाट मतदाता हैं। लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा पंजाबी वोटर होंगे। लगभग 1 लाख के आसपास 80-90 हज़ार यहाँ पे अग्रवाल मतदाता हैं। लगभग पौने 2 लाख यहाँ पर रविदासी मतदाता हैं। लगभग 2 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता होंगे। और उस हालात में, यानी कि जब मेजॉरिटी जाट सीट है, यानी कि अकेला 30-35% जाट मतदाता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे, तो कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि नंबर 1 कारण दिग्विजय चौटाला और नंबर 2 कारण जींद जिले की वो 3 विधानसभा सीटें जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को 1 लाख वोटों से पीछे कर दिया। और आज अगर स्थिति देखें, अगर कांग्रेस को इस सीट पर मुकाबला करना है या कांग्रेस को ये सीट जीतनी है, आप मान के चलें कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी किसी नॉन जाट चेहरे को दे करके चलेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट चेहरे को देगी और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रत्याशी, जो नाम चल रहे हैं, उनमें नाम सुनने में पिछले दिनों आया कि पदम सिंह दहिया हो सकते हैं, सुरेंद्र दहिया हो सकते हैं, इस टाइप के कुछ नाम चल रहे थे। पदम सिंह दहिया कभी इनेलो में हुआ करते थे, विधायक रहे हैं। सुरेंद्र दहिया उसके जो कैडर बेस नेता हैं कांग्रेस के। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो सोनीपत के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा फैक्टर रहेगा, नंबर 1 का फैक्टर जो रहने वाला है। और उसके बाद में प्रत्याशी तय करेगा कि वो अपने दम पर कितने वोट ले सकता है। आप मान लें प्रत्याशी तय करेगा, प्रत्याशी अपने दम पर कितने वोट ले सकता है। और दूसरी बात, जाट मतदाता जो वहाँ पर लगभग 30 से 35% हैं, मैंने आपको बताया कि जाट मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराज़गी है। जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी को आसानी से वोट देने के मूड में पूरे हरियाणा में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, अगर प्रत्याशी जाट समाज के मुफीद हुए तो। और दूसरी बात, जाट समाज के नेताओं, लोगों, वर्करों, कार्यकर्ताओं और खासकर जो जागरूक लोग हैं, जो चुनाव के अंदर माहौल बनाया करते हैं, उनको अगर ये लगा कि भाजपा के खिलाफ जो दूसरी पार्टी का प्रत्याशी ये मजबूत हो सकता है, ये अपने दम पर कितने वोट ले सकता है, तो फिर जाट वोटर वहां डाइवर्ट हो जाएगा। और इसी बात पर सोनीपत का चुनाव है। अगर दिग्विजय चौटाला 50,000 वोट लेकर के और जींद जिले की 3 विधानसभा की सीटें, यानी कि जींद, जुलाना और सफीदो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1.5-2 लाख वोट से हरवा सकती हैं, तो इस हालात में उस 1.5 लाख वोट को कांग्रेस कैसे कवर करे? अगर कांग्रेस का जाट प्रत्याशी ही हुआ तो मान लें फिर नॉन जाट वोट लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। और अगर कांग्रेस यहाँ पर किसी नॉन जाट, खासकर किसी ब्राह्मण चेहरे को या फिर किसी बैकवर्ड चेहरे को यहाँ पर उतार दे, और इसके साथ साथ अगर वो मान ले कि वो जींद जिले में उसका प्रभाव हो, तो फिर ये दोनों फैक्टर मिल करके कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले में, तीखे मुकाबले में लेके आ जाएंगे। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की अपनी जो उनके जो बनाए जाते हैं, उनका चुनाव जीतने का जो उनका आईना होता है, चुनाव जीतने का जो उनका रोड मैप होता है, सभी पार्टियां अपने हिसाब से बहुत बेटर बनाती हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर भी कई बार जो जाति और धर्म वाले आंकड़े होते हैं, अगर ये सटीक ना बैठें, तो फिर उस स्थिति में उन प्रत्याशियों को जनमत नहीं मिल पाता, बहुमत नहीं मिल पाता और हार का सामना करना पड़ जाता है। और वही स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ रही थी। इस स्थिति को तोड़ने के लिए अब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोनीपत सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ही चलनी है, कांग्रेस उन्हीं के ऊपर छोड़ेगी। दारोमदार तो आप मान के चलना कि पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम और हुड्डा साहब को कांग्रेस ने फिलहाल आगे किया हुआ है, चेहरा बनाया हुआ है, तो दारोमदार तो हुड्डा साहब पर ही है कि वो कितनी सीट कांग्रेस को जितवा कर ला सकते हैं। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, यही बनेगा बुनियाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। और 10 साल से कांग्रेस कहें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें, सत्ता से बाहर है, इसलिए सोनीपत और रोहतक तो खास मायने रखेंगी। रोहतक की बात आपसे बाद में किसी और वीडियो में करूंगा। अभी मैं आपसे बात सोनीपत की कर रहा हूं कि आखिर वो वाले 50,000 वोट जिनको दिग्विजय चौटाला ले गए थे, उन्हें कांग्रेस में कैसे लाएंगे हुड्डा साहब। और दूसरा, जींद जिले की 3 विधानसभा सीटें जहां पर लगभग 1 लाख के करीब वोटों से हारे थे खुद हुड्डा साहब, वहां कैसे वो उस खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। और क्या उसके लिए जातिगत समीकरण पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए कांग्रेस दे रही है क्या? वैसे आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टियों के नेताओं की जो लिस्ट सामने आ जाएगी कि बीजेपी से कौन दावेदार कैंडिडेट हो रहे हैं और कांग्रेस से कौन हो रहे हैं। बड़ी चर्चाएं तो आपसे तब किया करेंगे
लेकिन आज की चर्चा में मैं आपको एक जो बात बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो ऐसे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारे जो खासकर बीजेपी के कैडर वोट में बीजेपी के समर्थक जो मतदाता हैं, खासकर नॉन जाट मतदाता, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया, इसके साथ साथ बैकवर्ड, इसके साथ साथ राजपूत, इन मतदाताओं के अंदर सेंध लगा सके। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी सोनीपत से किसको प्रत्याशी बना सकती है? ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है कांग्रेस का सोनीपत में कि जो 2 बार की हारी हुई सीट को जीत में कन्वर्ट कर सके? और सबसे बड़ा सवाल मेरा एक यही है कि क्या हरियाणा के अंदर अब की बार भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीतेगी या कुछ सीटें लूज करेगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।